स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज 21 अप्रैल है और हर साल 21 अप्रैल को भारत में नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1947 में एक आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार सिविल सर्वेंट्स या IAS ऑफिसर्स प्रोबेशनर्स को एड्रेस किया था और इसी स्पीच में उन्होंने IAS को या सिविल सर्विसेज को भारत का स्टील फ्रेम बताया था और इसीलिए इस दिन को हम सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं सर्विसेज को, IAS, IPS, IRS और तमाम ऐसी 18-19 सर्विसेज जिसमें चयन होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ से, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपका जो गोल होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि वो सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सिविल सर्विसेज को एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। इस एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है, राइट, कितने पेपर होते हैं, कैसे पेपर होते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार उन बेसिक चीज़ों के बारे में बात हो। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है या जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं और वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं, उनको मैं एक बार इंट्रोडक्शन इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से मैं इस वीडियो में आपके साथ कराऊंगा। सबसे पहली चीज़ आपके लिए बहुत बेसिक है, आप में से ज़्यादातर को पता होगा, बट फिर भी दोहराते हैं। 3 स्टेज होते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। देयर इज प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, राइट, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके मार्क्स जो हैं वो फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद मेंस होते हैं, मेंस होता है, मेंस आपका तकरीबन 1.5 हफ्ते चलता है और उसमें आपको 9 पेपर्स लिखने होते हैं। मेंस बहुत क्रूशियल पार्ट होता है आपके एग्जामिनेशन का और आपको मेंस में अच्छा करना होता है इन ऑर्डर टू सिक्योर योर चांसेस इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू, यूजुअली लोग इसको इंटरव्यू बोलते हैं, लेकिन यूपीएससी कहीं भी इंटरव्यू वर्ड का इस्तेमाल नहीं करता है, वो इसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलता है। क्योंकि अक्सर इंटरव्यू जिस पार्लेंस में यूज़ किया जाता है, इंटरव्यू का मतलब होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज को चेक करना। ऑन द अदर हैंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। नॉलेज एक पार्ट है, नॉलेज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट योर पर्सनैलिटी हैज़ वे मोर वेन्यूज देन दी नॉलेज, ठीक है। तो फाइनल स्टेज होता है जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। और ये एक बहुत दिस इज अगेन अ वेरी क्रूशियल पार्ट फॉर योर सिलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो आप सबको ये पता होगा, ज़्यादातर लोगों को 2 पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स में, 2-2 घंटे के पेपर होते हैं, सेम डे होते हैं, बीच में 2 घंटे का गैप होता है। GS पेपर 1 होता है, ठीक है, जिसमें आपके सारे इकोनॉमी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आप सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर 1 में, वो जो ऑब्जेक्टिव नेचर होते हैं, MCQs होते हैं। अगला पेपर सेम डे CSET का होता है, सेम 2 घंटे 80 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी बेसिकली चेक की जाती है, कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन तरीके के सवाल इसमें आते हैं। GS पेपर 1 में अगेन जैसा मैंने बताया 100 MCQs होते हैं, 200 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का 1 MCQ होता है। CSET में अगेन 80 क्वेश्चंस, राइट, 200 मार्क्स, बट आपको CSET में सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर क्रॉस करना होता है, दैट इज 1/3, दैट इज अराउंड 66.67 मार्क्स। आपको बस इतने स्कोर करने होते हैं इससे ऊपर टू क्वालिफाई योर CSET एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स का अगर सिलेबस देखेंगे तो प्रीलिम्स या यूपीएससी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ मेजर कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री, अगेन हिस्ट्री में आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है। इसी का ही एक पार्ट है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, जो आप एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हर टाइम का कल्चर आप पढ़ते हैं, तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है। देन ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों आती हैं, राइट, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है, तो आपको ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ओके, पॉलिटी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस एंड एवरीथिंग, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिलती हैं। इकोनॉमी, अगेन मोस्टली इट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी
यानी इंडियन इकोनॉमी की जो जर्नी रही है फ्रॉम इंडिपेंडेंस और इवन बिफोर दैट, एंड मैक्रो इकोनॉमी जिसमें आपको बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं। अब मैक्रो इकोनॉमी में क्या सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, जीडीपी, एक्सचेंज रेट, राइट, ये सारी चीज़ें आपको मैक्रो इकोनॉमी में पढ़नी होती हैं। और इंडियन इकोनॉमी में आप इंडिया की ग्रोथ रेट, इंडिया की इकोनॉमिकल जर्नी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, राइट। इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हुई हैं, वो सारी चीज़ें, भारत में जो भी एक्ट्स हैं, जो भी लॉज पास किए हैं पार्लियामेंट में रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वो सारी चीज़ें आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। साइंस एंड टेक, अगेन इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक साइंस पूछते हैं, ठीक है। बेसिक साइंस के बाद जो ज़्यादातर जो कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, अब 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, थोड़ा बेसिक साइंस में आपको बायोलॉजी, थोड़ी केमिस्ट्री की भी नॉलेज चाहिए, राइट। फिजिक्स ऑल्दो पूछा नहीं जाता है, बट बेसिक 7वीं 8वीं लेवल का फिजिक्स ही पूछते हैं, अगर पूछते भी हैं तो उतना ही आपको पढ़ना होता है। आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है उससे अपडेटेड रहना होता है। AI क्या है, राइट, आप जैसे डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको साइंस एंड टेक में पढ़नी होती हैं। और फिर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के करंट अफेयर्स, तो कुछ ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स होंगे, कुछ पॉलिटी के, कुछ इकोनॉमी के, कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स भी होंगे, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपका मोटा मोटा आपका 90% 95% ऑफ द सिलेबस इन सारी चीज़ों को मिला करके बनता है। एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। बहुत लोग जो तैयारी शुरू कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको ये नॉलेज नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके, प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, चाहे वो GS1 हो, यानी GS1 का पेपर हो जिसमें आप सारे बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ के, या CSET हो, दोनों के ही आपके नेगेटिव मार्किंग होती है। करेक्ट मार्क्स के लिए करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं फॉर GS, और CSET में आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि CSET में हमने जैसा पहले देखा कि 80 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें हर एक क्वेश्चन का वेट 2.5 मार्क्स होता है। सिमिलरली इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1/3 डिडक्ट होता है, राइट, दैट इज GS1 या GS वाले पेपर में 0.67 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है, और वहीं अगर 2.5 का आप 1/3 लेंगे तो अराउंड 0.8 मार्क्स आपके CSET में नेगेटिव मार्किंग में डिडक्ट होते हैं। अब ये रही बात प्रीलिम्स की, हमने मोटी मोटी चीज़ें देखी, क्या पेपर्स होते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, CSET में क्या सीन रहता है, ठीक है। मेंस की बात अगर कर ले तो 9 पेपर्स होते हैं मेंस में टोटल, ओके, टोटल 9 पेपर आपको लिखने होते हैं। ये अगेन सब्जेक्टिव है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव नेचर में होता है, MCQs होते हैं, आपको एक सही आंसर टिक करना है। ऑन द अदर हैंड मेंस में सब्जेक्टिव नेचर ऑफ पेपर होता है। आप 3-3 घंटे के पेपर लिखते हैं, 3-3 घंटे में आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस को एड्रेस करना होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस, जैसा पैटर्न अभी चल रहा है, 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं, उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखना होता है। अगले 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। एथिक्स में थोड़ा ये चेंज रहता है, बट ओवरऑल ये पैटर्न रहता है। अगेन ऑप्शनल में भी थोड़ा चेंज रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग में। जैसे आपको एथिक्स में केस स्टडीज़ 20 मार्क्स की मिलेंगी, ऑप्शनल में आपको कुछ क्वेश्चंस 20-20 मार्क्स के भी मिलेंगे, कुछ 10 के होंगे, कुछ 15 के होंगे, कुछ 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो एथिक्स और ऑप्शनल में थोड़ा फर्क रहता है, बट ओवरऑल ऐसा है। ऐसे पेपर, एक ऐसे पेपर होता है जिसमें आपको 2 एसेज लिखने होते हैं। टोटल पेपर अगेन 250 मार्क्स का ही होता है। सिमिलरली GS के भी सारे पेपर्स, या ऑप्शनल हो, ऐसे हो, सारे 250 मार्क्स के पेपर होते हैं, राइट। सिमिलरली ऐसे में 2 ऐसे लिखने होते हैं, यानी 125 मार्क्स ईच फॉर ईच ऐसे। 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक इंग्लिश का आपका पेपर होता है कंपलसरी, ठीक है। ये दोनों जो लैंग्वेज पेपर्स हैं कंपलसरी हैं सबके लिए। एक इंग्लिश का पेपर होता है कंपलसरी, दूसरा आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी या आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है जिसमें आपने पढ़ाई की है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में आपको 1/3 मार्क्स स्कोर करने होते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द पेपर, ठीक है। सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल आपको इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप थोड़ी बेसिक ग्रामर आपको आना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत एस्से लिखना, और प्रीसी राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। ये भी 250 मार्क्स के पेपर होते हैं दोनों, बट दीज आर ओनली क्वालिफाइंग, इनका फाइनल लिस्ट में मेरिट नहीं जुड़ती है। 2 ऑप्शनल पेपर्स होते हैं, अगेन 250 मार्क्स ईच, जैसे मैंने बताया 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है। एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 250 मार्क्स के उसके 2 पेपर होते हैं।
अगेन अ वेरी क्रूशियल पार्ट। टोटल आप जो मेंस में जो आप पढ़ेंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, एसए ऑप्शनल, आप इनके लिए जो पढ़ेंगे कुल मिला के तकरीबन 16-17 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। हाँ, आप 16-17 सुन के बहुत डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको 16-17 सब्जेक्ट्स के लिए 16-17 अलग अलग किताबें खोल के और हर एक किताब को बहुत या हर एक सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें डेप्थ में जाना होता है, जैसे ऑप्शनल इज़ वन, राइट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, राइट, ये सारी चीज़ें काफ़ी डेप्थ में जा करके पढ़ना होता है। ऑन द अदर हैंड कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो उतने डेप्थ में नहीं पढ़ने होते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें कुछ 8-10 टॉपिक्स हैं, आपको वो प्रिपेयर करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें आपको एक अलग किताब और बहुत ज़्यादा उसके डेप्थ में जा करके नहीं पढ़ना होता है। तो 16-17 सब्जेक्ट्स ओवरऑल होते हैं, जिसमें कुछ मेन कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ आपको सब्सिडरी टाइप सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ओवरऑल उन पे जा करके बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट येस यू हैव टू स्टडी अराउंड 16 पेपर्स। टोटल मार्क्स मेंस में, मेंस का जो टोटल मार्किंग होती है, अगेन जैसे मैंने बोला 7 सब्जेक्ट्स हैं, हमने 9 देखे, बट 7 सब्जेक्ट्स आपके जुड़ेंगे, 2 सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं, उसके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। टोटल मार्क्स जो मेंस की वेटेज है वो 1750 मार्क्स का पूरा आपका जो मेंस के मार्क्स आउट ऑफ 1750 यू आर मार्क्ड। ऑप्शनल पेपर, आप अगेन जिसको बिल्कुल नहीं पता है यूपीएससी के बारे में, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है। 20+ सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। आप अगर यूपीएससी नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें वो आपको एक लिस्ट देते हैं कि इनमें से आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कीजिए। जैसे कुछ बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, बहुत सारे लोग मैथ्स भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, ठीक है। उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से थोड़ा इन डेप्थ जा करके पढ़ना होता है। जीएस सबके लिए कॉमन होते हैं, 4 पेपर जो मैंने बताए वो सबके लिए कॉमन है, सेम पेपर है सबके लिए। ऑप्शनल आप चूज करते हैं आपकी चूजिंग का, और वो सबके लिए डिफरेंट रहता है, जो ऑप्शनल को चूज करता है, ठीक है। एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 500 मार्क्स उसकी वेटेज है, ठीक है। बहुत क्रूशियल होता है, ठीक है। आपके सिलेक्शन में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब आप जीएस के पेपर देखेंगे और आप जीएस के मार्क्स देखेंगे मोस्टली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, आप उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पाएंगे अनलेस किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें परफॉर्म किया है। एवरेज मार्क्स जो होते हैं वो सबके ऑलमोस्ट 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे ही रहते हैं, राइट। सो जीएस उतना डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होता है। ऑप्शनल ऑन द अदर हैंड इज अ मेजर डिटरमाइनिंग फैक्टर इन योर सिलेक्शन। तो आप जो भी ऑप्शनल चूज करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में जब भी आप तैयारी शुरू करें या अगर आप अभी चूज करने वाले हैं, तो बहुत सोच समझ करके चूज करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेटेज और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। आप इसमें आप 250 में से अगेन बहुत आसानी से आप 150 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। इवन 150 मार्क्स यू कैन स्कोर इन योर ऑप्शनल पेपर्स। ऑन द अदर हैंड जीएस में आप 110 तक जाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यहाँ पे आप 130-140 बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो आप देखिए 20-30 मार्क्स का जो डिफरेंस है, और 20-30 मार्क्स इज अ टोटल गेम चेंजर इफ यू लुक एट यूपीएससी। So this is we have talked about. It is very crucial for your selection. So optional बहुत सोच समझ करके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज करना है। It will be a very major determining factor. जो फाइनल स्टेज होता है आपके यूपीएससी की जर्नी का, आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसकी वेटेज मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, जो तैयारी कर रहे हैं उनको, जो शुरू कर रहे हैं अभी, 275 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। Okay, out of 275 marks, you are marked in the personality test. It is again a very important deciding factor. Personality test में, you'll have 5 panel members who are very experienced. Most of them are again retired civil servants, right? Or some deans, some professors, some principals of colleges. Again, people experts in their own fields. So 5 panel members होंगे, वो आपसे तकरीबन 25 से 30 मिनट एवरेज टाइम होता है इंटरव्यू का। आपसे 30 मिनट वो बात करते हैं। क्वेश्चंस उस तरीके के नहीं होते हैं जो आप यूट्यूब पे देखते हैं या आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में देखते हैं कि आइए इसके इंटरव्यू में पूछा गया ये सवाल और कोई अटपटा सा सवाल होता है। वो ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं। जनरल सवाल, उनमें जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है वो आपके बैकग्राउंड से होती है, आपने जो पढ़ाई की है, आप जहाँ रहे हैं, आपके ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, राइट, आपके जो इंटरेस्ट्स हैं, आपके जो हॉबीज़ हैं, वहाँ से आपसे सवाल पूछते हैं। बहुत कॉर्डियल इन्वायरमेंट होता है, वो आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, वो आपको जानना चाहते हैं। होस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होता है, यानी वो आपको डराना नहीं चाहते, ठीक है, वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। तो जो एक जनरल मिथ है
कि यूपीएससी इंटरव्यू में बहुत ऐसे हॉस्टाइल होते हैं और डांट देते हैं या ऐसी चीज़ें डरा देते हैं और आपको बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा इंटरव्यू फेस करने के लिए। ऐसा नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, अगेन जैसे मैंने कहा, बहुत एक्सपीरियंस और अच्छे लोग होते हैं। वो आपको बैठते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ऑन एन एवरेज 25-30 क्वेश्चन हर एक एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं उस 30 मिनट के दौरान। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा 30 सेकंड का, आपको उसको अगले 30 सेकंड 40 सेकंड में उसको आंसर करना है। ऐसा कोई टाइमर नहीं होता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। कभी सवाल बहुत लंबे होते हैं, उसके आंसर्स भी लंबे होते हैं, बट दिस इज ओवरऑल एन ओवरव्यू ऑफ हाउ यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट इज। मार्केट में या जो जनरल लोगों में जो बातचीत है पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर के, वो काफ़ी हद तक गलत है। उस तरीके से नहीं होता है जैसा आप टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में मैसेजेस पढ़ते हैं। उस तरीके के ना सवाल पूछे जाते हैं, ना उस तरीके का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है। एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपसे वो बात करते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में पर्सनैलिटी टेस्ट का। क्यों? क्योंकि जो मार्क्स हैं वो रेंज करते हैं फ्रॉम 100 to 215। 215 जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इट इज़ द हाइस्ट मार्क्स अवॉर्डेड टिल नाउ, राइट। 100 अगेन इट्स नॉट द लोवेस्ट, इससे भी नीचे कुछ मार्क्स मिले हैं, बट दैट इज़ कम्प्लीटली एबरेशन और वो बहुत अनकॉमन है। बट येस 100, 110 कई सारे लोगों को मिलते हैं। एवरेज इज़ अराउंड 150-160, ठीक है। सो एवरेज अराउंड 160 रहता है यूपीएससी इंटरव्यू में, बट जो रेंज है मार्क्स की वो 100 से 215 है, यानी तकरीबन 115 मार्क्स का फ़र्क तो कैंडिडेट्स में आ सकता है, ओनली डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यू, एंड these 115 marks can do wonders, okay, from rank 1 to out of the list. This is how much 115 marks can change your fate. जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, although we have talked about it, वो एग्रीगेट मार्क्स बनते हैं मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट को मिला करके, राइट। सो यह आपका जो टोटल बनता है वो तकरीबन 2025 मार्क्स होते हैं, ओके। सो उसमें से टोटल आपको मार्क्स मिलते हैं और आप देखेंगे कि कट ऑफ जो होती है वो अराउंड 45%, 47% की होती है। यानी यूपीएससी में अगेन देखिए 2000 मार्क्स का पेपर है, राइट। ओवरऑल मेरिट बन रही है 2000 में से, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए या लिस्ट में आने के लिए कितना चाहिए? बस हार्डली 4500 मार्क्स, यानी 900 कुछ मार्क्स आपको चाहिए टू बी इन द लिस्ट। जो टॉपर होता है वो भी तकरीबन 50-52% मार्क्स लाते हैं, यानी अराउंड 1000 to 1100 के बीच में मार्क्स होते हैं। उससे ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है, शायद ही कोई एक दो बार 1100 प्लस मार्क्स लाए हैं। ज़्यादातर लोग 1000 प्लस में ही रहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपर्स, दैट इज रैंक 1 to 3, ओके। सो दिस इज एन ओवरऑल व्यू of how the examination process is. I felt that there are a lot of strategy videos on YouTube, but if for someone who is just starting, okay, who is just thinking about it and he does not have any guidance at home, और he cannot talk to कि भाई क्या प्रोसेस है, कैसे होता है एग्जाम, उसके लिए हम बात करें। और वही मैंने अभी तक आपसे वही बातें की, आपको एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि यूपीएससी का एग्जाम कैसे होता है, उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या है, कितना स्कोर करना होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। Now let's come to the most important thing, that is, अगर आप सोच रहे हैं, राइट, आप अभी मे बी आपने अभी भी कॉलेज ज्वाइन किया है और आप सिविल सर्विसेज को अपना गोल बना करके चल रहे हैं और आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि ठीक है हम सिविल सर्विसेज को देना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए एक बिगिनर को? सबसे पहली चीज़, अगेन, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम। मैंने आपको थोड़ा बहुत नेचर ऑफ द एग्जाम बताने की कोशिश की, बट यूपीएससी से बहुत वाइड है। मैंने एक ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू दिया है आपको हर एक सब्जेक्ट। जैसे जीएस में GS1 इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम GS2, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम GS3 एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम GS4। GS4 एथिक्स का पेपर होता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर GS पेपर्स। एसए इज़ वेरी डिफरेंट। आप जैसे स्कूल कॉलेजेस में एसए लिखते आए हैं वो काम नहीं करेगा, यूपीएससी में यू हैव टू राइट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। ऑप्शनल क्या लें, कैसे लें, उसको कैसे प्रिपेयर करें, तो हर एक चीज़ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं या जो शुरू कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले नेचर ऑफ द एग्जाम समझना है कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को कितना प्रिपेयर करना है, किस डेप्थ में प्रिपेयर करना है। मैंने ये वीडियो इसलिए भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे एस्पिरेंट्स, आई हैव बीन गाइडिंग एस्पिरेंट्स फॉर लास्ट अराउंड 1 year, और मैं बहुत सारे लोगों से टकराता हूँ जो मुझसे सवाल पूछते हैं और उनके सवालों से मुझे समझ आता है कि इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, इन्होंने किताब खरीद ली है, किताबें खरीद ली हैं, पढ़ना शुरू कर दिया है, पर इन्होंने अभी एग्जाम का नेचर नहीं समझा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू वन एस्पिरेंट एंड ही शोड मी अ बुक। सर मैंने
ये किताब खरीदी है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ये सही है क्या? इट वॉज अराउंड 150 पेजेस बुक, और पोस्ट इंडिपेंडेंस से पिछले 1-2 सालों से सवाल ही नहीं आ रहा है, राइट? तो अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, किसको कितना वेटेज देना है, किसको कितना डेप्थ में जाना है, किसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आप अगर तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं तो नेचर समझिए एग्जाम का, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से प्रिपेयर करना है, अपने सोर्सेज को कैसे डिसाइड करना है, फाइनलाइज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं वैसे बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ आपको, बहुत सारी फैकल्टी मेंबर्स की वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। आई से टॉपर्स की वीडियोज़ देखिए जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, वो आपको बताएंगे उन्होंने क्या किया। खूब सारी टॉपर्स की वीडियोज़ देखिए, उसमें से आपको कुछ चीज़ें रिपीट होने लगेंगी कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, NCERTs पढ़ना ज़रूरी है, उसका थोड़ा सा आपको बेसिक्स अगर नहीं क्लियर है तो NCERT पढ़ के क्लियर करो, मिनिमम रिसोर्सेज रखने हैं, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। ऐसी कुछ जनरल चीज़ें आपको बार बार सुनाई देने लगेंगी, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और फिर जब आप तैयारी शुरू करें उसको ज़रूर फॉलो करें। सो फर्स्ट स्टेप फॉर यू इज़ वॉच अ लॉट ऑफ टॉपर्स वीडियोज़, ओके, एंड ट्राई टू एम्यूलेट दोज थिंग्स। ठीक है, तो थोड़ा सा नेचर समझने के बाद कि ठीक है भाई ऐसे पेपर होता है, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, अगर हम करेंगे तो हमें ये सब करना पड़ेगा। सोच लो आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो। बट अगर बने हो और डिसाइड कर रहे हो तो अगली चीज़ क्या करनी है, लुक एट द सिलेबस। यूपीएससी एक प्रिस्क्रिप्टिव सिलेबस देता है एज फार एज मेंस इज कंसर्न। हर एक जीएस पेपर के लिए वो टॉपिक्स को स्पेसिफाई कर देगा। टॉपिक्स आर ब्रॉड, ऐसा नहीं है कि एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स आर ब्रॉड, बट आप ओवरऑल उसको बांध लेते हो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपके सिलेबस पे हो तो। सिलेबस देखना स्टार्ट करो, पहली बार में समझ नहीं आता है ऑब्वियसली, राइट? यू हैव टू लुक एट इट मल्टीपल टाइम्स, बट यू विल अंडरस्टैंड फाइनली, और फिर आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप पढ़ना स्टार्ट करें, आपने मान लीजिए एक सब्जेक्ट कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तो आप उसका ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 सालों में कैसे सवाल उसे पूछे गए हैं वो ज़रूर देखें, और ये एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है एग्जाम डे तक, ओके? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले पेपर देख लिया। आप अगर 1 साल की तैयारी में आप मान लीजिए 50 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको रट जाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है। आपको आइडिया हो जाता है यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो आप फिर उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उस हिसाब से जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा यूपीएससी ने इसमें क्या कैसे सेट किया होगा और इसको कैसे आंसर करना है, राइट? सो उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें। अगेन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक एब्सोल्यूट बिगिनर को समझ में नहीं आएंगे, बट हैव पेशेंस, धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप ज़रूर देखें, ज़रूर न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू करें। ये एडवाइस मैं सबको देता हूँ, क्योंकि क्या है कि अ यूपीएससी एस्पिरेंट हैज़ टू बी अ वेल रेड कैंडिडेट, ओके? तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको एक पूरी चीज़, दुनिया में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ आती है। क्योंकि अभी तक क्या है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया। बट यहाँ पे अक्सर हमें वार्प्ड व्यूज़ मिलते हैं, यानी एक तरफे विचार मिलते हैं। आपको ज़रूरत है एक बैलेंस्ड कैंडिडेट बनने की। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी किसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके अगेंस्ट पढ़ेंगे, उसके लिए फॉर, उसके फॉर पढ़ेंगे, राइट? सो start reading newspaper. It will make you a well-read candidate. It will make you a person who is, more balanced in his perspectives. न्यूज़पेपर्स कौन सी पढ़ें? अगेन इंग्लिश में आप चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू से कोई भी पढ़ सकते हैं उसमें से। इंग्लिश अच्छी है तो द हिंदू पढ़ें, और अगर थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। दोनों ही न्यूज़पेपर्स अच्छे हैं, कोई एक से बेटर या वर्स नहीं है। सो विच एवर यू डिसाइड। हिंदी में जनसत्ता, दैनिक जागरण, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरू ही कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें, राइट? इवन इफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, आई सजेस्ट थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू करो, बिकॉज द एडिटोरियल कंटेंट दैट यू गेट इन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, अनफॉर्चुनेटली वो हिंदी मीडियम में उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है, राइट? सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस। डिक्शनरी लेकर के बैठो, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा, बट 6 महीने डाउन द लाइन, 6 मंथ डाउन द लाइन, यू विल सी दैट यू आर इम्प्रूविंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज आर्टिकल्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी वर्ल्ड में अगेन इंग्लिश मीडियम डोमिनेटेड है, दैट इज़ ट्रू। तो ऐसे में आपको इतने इस काबिल बनना है कि आप इंग्लिश मीडियम में जो भी चीज़ें मिल रही हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं कि हर चीज़ हिंदी मीडियम में मिले तभी करेंगे, राइट? सो फॉर दैट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड इन 6 months और 1 year यू विल इम्प्रूव अ लॉट। उसके बाद अगली चीज़ आती है NCERTs पढ़ना। आप YouTube वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें बेसिक कौन सी NCERTs पढ़नी होती हैं, आप वो उठाएं, वो पढ़ना शुरू करें। देखिए
एट द सेम टाइम अगर आप अभी स्कूल में हैं, ठीक है, तो आप स्कूल में अच्छी पढ़ाई करें, स्कूल में बी द टॉपर, ट्राई टू बी द टॉपर, नॉट फॉर द सेक ऑफ बीइंग द टॉपर, बट टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर यूर रीडिंग, ठीक है। टॉप करना है, अवार्ड जीतना है, उसलिए नहीं, बट इंटरेस्ट लो, जो भी पढ़ रहे हो उसमें इंटरेस्ट लो, एंड एवरीथिंग कैन हेल्प यू इन यूपीएससी। दैट्स द आई थिंक अमेजिंग पार्ट अबाउट दिस एग्जाम। आप जो भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप जो पढ़ेंगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हैं, वो तो ज़्यादा ही काम आएगा, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस एग्जाम इज सच दैट इट इज़ बायस टूवर्ड्स ह्यूमैनिटीज़। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के ही हैं, इनफैक्ट सारा ही ह्यूमैनिटीज़ है, ठीक है। सो आप जहाँ भी हैं, स्कूल कॉलेज में, डू नॉट इग्नोर दैट, डू वेल इन योर स्टडीज़ इन स्कूल एंड कॉलेज। यूपीएससी करना है इसलिए कॉलेज को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस इज इट, आई थिंक these are the few things that I wanted to share with you all. And once again, happy Civil Services Day. And I hope कि आप सब एक दिन as a civil servant इस दिन को मनाएं, you know, और आप जब कहीं पे भी आप पोस्टेड होंगे, मे बी एन SDM और DM और ASP, SP, you know, और डिफरेंट सर्विसेज में। सो एवरीवन सेलिब्रेट्स द सिविल सर्विसेज डे। आप शायद अपने ज़िला में, अपने ऑफिस में इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट अ चांस टू डू दैट, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।